हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है 7th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, राजा और उनके राज्य। तो हम इस चैप्टर के कई सारे जो टॉपिक हैं वो कवर कर चुके हैं। जो कोई भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो पहले इससे पहले वाली वीडियो देखे, उसके बाद ये वाला देखे ताकि चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए आपको। तो लास्ट टाइम जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक की जो प्रशस्तियाँ हैं वो क्या होती हैं, भूमि अनुदान क्या होता है, ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। फिर हमने नागभट्ट की उपलब्धियाँ देखी थी कि नागभट्ट कौन था, उसकी उपलब्धियाँ क्या थी। फिर हमें था कि भूमि के साथ साथ और क्या क्या किया जाता था, मतलब अनुदान, मतलब एक तो उसमें आपको अनुदान में दे दी जाती थी, लेकिन और जो भूमि मतलब भूमि जो थी उसके साथ और क्या क्या किया जाता था, ये सारा कुछ भी हमने देखा था कि किस तरह से वो लोग मतलब उस पर टैक्स भी इकट्ठा कर सकते थे। ये सारा कुछ हमने देख लिया था। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा धन के लिए युद्ध के लास्ट जो अब वॉर जो थे या युद्ध जो थे वो किसके लिए किए जाते थे, मतलब उस टाइम पे तो धन के लिए। अब वो धन क्या था, मतलब क्यों इम्पोर्टेंट था, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। कौन किस किस से युद्ध हुआ था, कब हुआ था, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करने जाएंगे। किन किन के बीच में हुआ था, टॉप मुद्दा क्या था, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इसमें प्रत्येक शासक आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, कि मतलब जो भी ये राजवंश थे इनका जो आधार था कि एक एरिया होता था। जैसे हमने देखा था साउथ की तरफ हमने आपके जो देख लिए थे, सॉरी चोल चेर वगैरह ये सारा कुछ हमने इधर नॉर्थ की तरफ हमने चौहान वगैरह ये सारे देख लिए थे, गुर्जर प्रतिहार वगैरह ये सब कुछ देख लिए थे। तो ये जो आपके शासक थे या राजवंश जो थे इनका एक बेस जो था, आधार था, वो एक क्षेत्र विशेष होता था कि मतलब एरिया होता था। तो इन जो हमने ये सारा कुछ देख लिया था कि इनका उदय कैसे हुआ था, मतलब इन राजवंशों का उदय सारा कुछ हम कवर कर चुके थे। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे, कि मतलब वो ये जो राजवंश थे, अब देखो यहाँ इन्होंने अपनी जो राजवंश तो इस्टेब्लिश कर लिए थे, मतलब इनकी स्थापना तो कर ली थी। अब ये क्या करते थे, एक दूसरे के क्षेत्रों पर क्या है नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। अच्छा, ये एक दूसरे पर नियंत्रण क्यों करना चाहते थे? ऐसा क्या था कि मतलब वो अपनी जगह तो थी लेकिन वो दूसरे का भी एरिया कब्जे में करना चाहते थे। तो उसका रीजन यही था कि वहां से उन्हें रिसोर्स मिलेंगे, धन संपदा वगैरह ये सारी चीजें मिलेंगी उनसे जो उनके काम में आएगी, एरिया कवर करेंगे वो। इस वजह से ये लोग क्या करते थे कि दूसरों पर भी क्या करते अटैक करते थे, या दूसरों पर भी अपना एरिया पर भी अपना कंट्रोल बनाने की या नियंत्रण बनाने की कोशिश करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज। ये जो आपका कन्नौज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नगर था एक्चुअल में। ये क्यों था, आप देखोगे आज के टाइम में जो कन्नौज देखोगे, आज का टाइम का जो यूपी है वहाँ इसकी एक मतलब ये कहेंगे कि वहाँ इसकी स्थिति है। तो ये जो कन्नौज था ये हमेशा युद्ध का एक मतलब मुद्दा रहा है। कौन किस किस में आपके हो गए, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन वंशों में हमेशा सदियों तक युद्ध चला था इस कन्नौज के ऊपर। रीजन क्या था कि मतलब ये तीनों ही जो राजवंश थे वो इस पे अपना कंट्रोल चाहते थे, नियंत्रण चाहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अच्छी कल्टीवेटेड या कहें जमीन थी, मतलब यहाँ पर बहुत उपजाऊपन था यहाँ की मिट्टी में, तो यहाँ अच्छी खेती होती थी, यहाँ ये पानी वगैरह के अच्छे अरेंजमेंट थे, मतलब यहाँ रिसोर्स काफ़ी अच्छे थे। इस वजह से हर स्टेट कहें या राजवंश कहें इस पर अपना कंट्रोल करना चाहता था। तो इसी वजह से ये जो आपका गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल तीनों में ही सालों तक मतलब सदियों तक क्या है युद्ध चला था इनमें, कि इस कंट्रोल में करने के चक्कर में। तो आप सोच सकते हो कि जहाँ सदियों तक अगर युद्ध चले तो वो जगह कितनी इंपॉर्टेंट होगी।
गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। बेटा इसको अंडरलाइन कर लेना कि कौन कौन से वो 3 राजवंश थे या वंश थे जो मतलब कन्नौज के लिए लड़ते रहे थे, एक दूसरे नियंत्रण करने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे थे। तो कौन कौन से थे? आपके गुर्जर प्रतिहार हो गए, आपके राष्ट्रकूट हो गए और पाल हो गए। तो ये हमेशा क्या है, इसके लिए किसके लिए? कन्नौज के लिए लड़ते रहे थे आपस में। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे कि मतलब ये जो लड़ाई चल रही थी उसमें 3 पक्ष थे। अब देखो 2 में तो आपको पता है कि 2 में से कोई एक हारेगा, लेकिन 3 में आपस में युद्ध हो रहा है और आप सोचो कि मतलब क्या कौन एक ही जीतेगा तो एक ही सिर्फ, और आपस में 3 लड़ रहे हैं। तो यहाँ मतलब ये बहुत लंबा खिंच गया ये युद्ध। तो इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की, कि जब भी इसका डिस्कशन हुआ है या इसकी चर्चा हुई है तो वो किस रूप में हुई? त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में, क्योंकि ये तीनों ही आपस में लड़ते रहे हैं। किसके लिए? कन्नौज के लिए। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन करने का प्रयास किया था। अब देखो शासक क्या करते थे कि अपनी पावर दिखाने के लिए, अपने सत्ता स्थापित करने के लिए, अपना वो दिखाने के लिए क्या करते थे, वो जैसे मंदिर वगैरह इनका भी निर्माण करते थे जिससे कि लोग उनको माने, मतलब उनकी उसको कि, क्योंकि लोग आप देखोगे लोग बहुत धार्मिक होते हैं, तो वो मंदिरों में अगर ये सारी चीज़ें आप बनवा रहे हो, इमोशनली अटैच्ड होते हैं। तो ये सारी चीजें करके ये जो शासक थे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और जो संसाधनों का प्रदर्शन मतलब दिखाते थे कि हमारे हाथ में मतलब इस तरह से पावर है, रिसोर्स हमारे कंट्रोल में है। ये इस सारी चीजों का वो क्या करते थे? प्रदर्शन करते थे। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। तो ये जब भी मतलब अब आप देखोगे प्रदर्शन का मतलब एक तरह से दिखावा करना है ना, तो वो बहुत अच्छे मतलब मंदिरों में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मतलब मूर्तियां, जैसे सोने वगैरह की मूर्तियां यूज करते थे या बहुत अच्छे से बनाया जाता था मंदिरों को। तो जब भी ये राज्य एक दूसरे पर आक्रमण करते थे तो क्या करते थे? मंदिरों को भी अपना निशाना बना लेते थे, और जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। कौन बहुत अधिक संपन्न होते थे? आपके मंदिर बहुत संपन्न होते थे। मतलब ये लोग क्या करते थे? इन मंदिरों का निशाना बनाते थे, और कभी कभी तो ये मंदिर बहुत ही क्या होते थे? संपन्न, मतलब बहुत पैसा वगैरह होना उनके पास, तो ये बहुत ही संपन्न होते थे कभी कभी ये मंदिर। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल दे रखा है, अफगान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है, अफगानिस्तान के जो थे गजनी एक जगह है बेटा, उस जगह का शासक था महमूद, ऐसा ही एक शासक था। तो इसलिए उसको महमूद गजनबी कहा गया था क्योंकि वो गजनी का शासक था। उसने क्या किया? धार्मिक पूर्वाग्रहों से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार हमला किया। धार्मिक पूर्वाग्रह मतलब धर्म के बारे में उसे पहले से ही जो चीज बताई गई, मतलब एक बेस बना लिया उसने, एक थिंकिंग बना ली। पूर्वाग्रह मतलब हम पहले से किसी के बारे में कोई धारणा बना लेते हैं। तो उसने एक धार्मिक धारणा से प्रेरित होकर के इस उपमहाद्वीप पर क्या किया? कम से कम 17 बार उसने अटैक किया था। कब से लेकर कब तक? 1000 से लेकर के 1025 तक वो हमला करता रहा, और जब भी हमला किया लूट के ही लेके गया इंडिया को। उसका निशाना कौन होते थे? अब वो ये इन मंदिरों पर ही अटैक करता था, और मंदिर उसका निशाना होते थे क्योंकि ये मंदिर संपन्न होते थे, यहाँ से धन संपदा वो लूट के लेके चला जाता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का एक सोमनाथ का मंदिर सबसे इसका बड़ा एग्जाम्पल है। गुजरात में एक मंदिर है सोमनाथ का मंदिर, वहां से बहुत ज्यादा लूटपाट की गई थी इसके द्वारा। महमूद जो धन उठा ले गया था उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ था। अब वो जो यहाँ से धन लूट के लेके जा रहा था या उठा के लेके जा रहा था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अफगानिस्तान का शहर है गजनी, वहां पर उसने उसकी राजधानी बनाई, अफगानिस्तान की गजनी को या कहें अपनी राजधानी बनाई, और उसको बहुत अच्छे से सजाया गया था। वैभवशाली मतलब उसमें काफी सारी चीजें जो एक तरह से कहें हम कहें बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था, या बहुत अच्छा ऐसी चीजें यूज की गई थी जो एक्सपेंसिव वगैरह थी। तो इस तरह से एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण के खर्चे में उसने पैसे खर्च किए थे, ये धन खर्च किया था।
युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहवान भी थे। ये जो युद्ध करने वाले राजा थे, देखो हमने गुर्जर प्रतिहार और आपके जो पाल हो गया और आपके जो राजपूत हो गए, इनका तो हमने देख लिया कि आपस में तीनों लड़ रहे थे, किसके चक्कर में, कन्नौज के चक्कर में। लेकिन युद्ध करने वाले में और भी दूसरे राजा थे जिनमें चौहान भी थे, और बाद में ये जो चौहान थे इनको क्या कहा गया था, इनको चहवान को चौहान कहा गया था। और वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। और ये कहाँ पर शासन करते थे, दिल्ली और अजमेर के आसपास वाला जो एरिया है वहां पर इनका शासन होता था। उन्होंने पश्चिम और पूरब की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने देख लिया था कि इधर तो हो रहा है, तो उन्होंने पश्चिम और पूरब की तरफ अपना जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, उसका विस्तार करना चाहा। जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य, अब उन्हें जब ये पश्चिम और पूरब की तरफ बढ़ेंगे, तो जैसे पश्चिम की तरफ वो बढ़े तो गुजरात में क्या हुआ, इनको जो था चौहानों को चालुक्य, और पश्चिम में वो क्या था, उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेने पड़ी थी। कि आप देखोगे ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो गढ़वाल हैं उनसे टक्कर लेनी पड़ी थी। चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसको एक मिनट, पृथ्वीराज तृतीय 1168 से लेकर के 1192 में जो तक रहे ये उन्होंने अपने जो सुल्तान था, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक जो अफगान शासक थे उसको 1191 में हराया। लेकिन दूसरे साल ही 1192 में उसको हार लग गई। मतलब एक बार हरा दिया और माफ कर दिया, कोई बात नहीं, जाने दिया उसको, जबकि अगर तभी मार दे तो अच्छा खासा, फिर वो 1192 में उसको नहीं हराता। इसके बारे में और भी धारणा कही जाती है कि मोहम्मद गौरी ने उसको 2-3 बार मतलब छोड़ दिया था। तो वो भी एक वजह बताते हैं कि भाई इतनी बार मतलब उसने उसको छोड़ा, और इसी वजह से उसने बाद में 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। तो इस तरह से जो हमारा ये टॉपिक है वो ख़त्म होता है। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक हमने कवर किया है वो है कि युद्ध जो होते थे वो धन के लिए होते थे। हमने कई सारे एग्जाम्पल अब देख लिए कि वो क्यों युद्ध कर रहे थे, लूटपाट के लिए कर रहे थे। अफगानी क्यों आए थे, लूटपाट करने आए थे। जो भी कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे, ज़्यादातर पैसों के लिए कर रहे थे। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा चोल राज्य और उसके नज़दीक से एक नज़र, कि हम जो चोल राज्य हैं उसको थोड़े डीपली देखेंगे या पास से देखेंगे, या बहुत अच्छे से, मतलब हम क्या है, जो चोल राज्य है उसको देखेंगे कि वहाँ किस तरह से राजा होता था, क्या वहाँ के लोगों का काम था। ये सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच।